words, this guy is on the path to create history. सर स्लीपी क्लासेस से सर मेरी सिस्टर आरुषि मिश्रा जो हैं वो उन्होंने आपसे इंटरेक्ट किया था एंड शी फाउंड द चैनल सो हेल्पफुल कि उन्होंने मुझे रेफर किया कि भाई ये चैनल जो है तुम्हें जरूर रेफर करना चाहिए व्हेनेवर यू गेट द टाइम एंड अपने शेड्यूल का पर डे का इसको डेली एक हिस्सा बना लो इस चैनल के साथ इंटरेक्ट करना और जो भी वीडियोस एंड कंटेंट अपलोड हो रहे हैं। तो सर व्हेन आई स्टार्टेड विद द चैनल देन इट वाज इन अ नेसेंट स्टेज मतलब और वहां से सर बिल्ड करते हुए धीरे धीरे सर आपने और पूरी टीम ने सर जितना एफर्ट डाला और जितना वैल्यूएबल कंटेंट अवेलेबल कराया एट प्रैक्टिकली नो प्राइसेस सो दैट वाज सो हेल्पफुल कि वो जो एक इंटरेक्शन था एंड सर देन आपसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला मुझे जो आप सर वीडियोस अपार्ट फ्रॉम जो हमारे लेक्चर्स होते हैं कंटेंट के उसके अलावा सर जो मोटिवेशनल लेक्चर्स होते हैं जो फिलोसफिकल बातें होती हैं उनसे भी सर बहुत मोटिवेशन ड्रॉ किया क्योंकि इस लंबी जर्नी में सर कई बार ऐसा होता है कि हम करना तो चाहते हैं लेकिन हम कर पा नहीं रहे होते हैं तो करें कैसे उस चीज़ का मन कैसे बनाएं उस चीज़ को सर किस तरीके से हैंडल करें वो सर आपने वो रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट प्ले किया एंड सर अभी भी वो कंटेंट में इनफैक्ट जस्ट बिफोर दिस रिजल्ट ऑल्सो टू सर्टेन एक्सटेंट वो एक फीलिंग तो आ ही रही थी कि अब कैसे मैनेज कर रहे हो प्रेजेंस तो देना ही है तो सर कंटेंट रीडिंग हो नहीं पा रही थी बहुत ज़्यादा तो आई थॉट दैट ओके आई विल जस्ट रेफर टू द वीडियोज फ्रॉम स्लीपी and I will go through at least the top 50 topics that are in the news sir एक सीरीज चल रही है हमारी top 50 टॉपिक्स की तो मैं बस किसी तरीके से कोशिश कर रहा था कि I just have to maintain my focus कि चलो मुझे 50 टॉपिक्स प्रीलिम्स के पता हूँ क्योंकि सर बहुत अनसर्टेनिटी थी रिजल्ट की तो मैं बस कि अगर बुक्स नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं मैं वीडियो से गो थ्रू करूँगा तो सर मतलब इसी तरह से सर ऑल अलोंग सर रोल रहा वो किसी भी जो प्रीवियस सिलेक्शंस हुए थे उसमें भी एंड सर देन आई टुक द टेस्ट सीरीज फॉर सोशियोलॉजी एज वेल द कोर्सेस फॉर सोशियोलॉजी एंड उसने डेफिनेटली सर हेल्प किया है मुझे मेरे स्कोर में। जैसे कि अगर प्रीलिम्स पे बात करें तो एज वी ऑल नो कि दो पार्ट मेजर डिवाइड कर सकते हैं एक तो स्टैटिक हो गया जनरल स्टडीज और एक डायनेमिक पार्ट हो गया ठीक है तो जैसे स्टैटिक के लिए आप जो स्टैंडर्ड बुक लिस्ट हैं वो हर स्टूडेंट के पास अवेलेबल होंगी तो स्टूडेंट्स उनको रेफर कर सकते हैं फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए एंड देन शंकर आई इन्वायरमेंट के लिए और स्पेक्ट्रम जैसे हिस्ट्री के लिए इसी तरह जो भी स्टैंडर्ड हमारी बुक लिस्ट है फिर एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए तो इस तरीके से इन बुक लिस्ट को रेफर करें और ये बहुत ही हेल्पफुल रहती हैं। उसके बाद सर जो डायनेमिक पार्ट आता है आई वुड से कि आप किसी भी अगर क्लासेस का या किसी का भी मटेरियल आपको मार्केट में मिल पा रहा है करंट अफेयर्स का वो मंथली हो सकता है या फिर वो ईयरली कंपाइलेशन हो सकते हैं तो आप किसी भी मटेरियल को रेफर कर सकते हैं बट आप मेरा सजेशन स्ट्रांगली ये होगा कि आप किसी दो प्लेसेस के मटेरियल को मतलब ऑप्ट करें वो कोई भी हो सकता है वो विजन हो सकता है वो फोरम हो सकता है वो स्लीपी हो सकता है किसी के भी आप एटलीस्ट दो लोगों के मटेरियल ऑप्ट करें क्योंकि कई बार होता है कि इवन आफ्टर बहुत ज़्यादा ट्राई करने के भी कई चीज़ें एकदम से मिस हो सकती हैं तो वो चीज़ गैप्स आप जो है दूसरी जगह से कवर कर सकते हो उन चीज़ों को तो एटलीस्ट दो चीज़ों को लेके चलो और जहाँ से आप अपना करंट अफेयर्स करोगे मतलब जो मंथली या फिर ईयरली हमारा कंपाइलेशन होते हैं उसके बाद सर प्रीलिम्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ऑनलाइन या फिर जो डिजिटल मीडिया हम यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल अगेन आई विल कोट स्लीपी एज वेल बिकॉज क्योंकि बहुत सर मैंने देखा था कि प्रीलिम्स की तैयारी बहुत ही डायनेमिक हो गई है मतलब मैंने फर्स्ट टाइम जब प्री दिया था मेरा नहीं हुआ था तो मैं एनालाइज करने बैठा कि मैंने तो हर एक नोट्स और हर एक कॉपी और हर एक बुक अच्छे से एकदम मतलब अच्छे से मैंने रिवाइज करी थी याद करी थी पता नहीं क्यों नहीं हुआ तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो यहाँ तो वो क्वेश्चन ही दिख नहीं रहे मैं तो कुछ और ही पढ़ रहा था तो मुझे रियलाइज हुआ धीरे धीरे कि ये बहुत ही डायनेमिक प्रिपरेशन है तो वो डायनेमिज्म अपनी प्रिपरेशन में आप डिजिटल मीडिया से ही ला सकते हैं जो भी डिजिटल मीडिया पे जो भी इफेक्टिव चैनल्स हैं जैसे कि स्लीपी क्लासेस चैनल है और भी बहुत सारे चैनल हैं जैसे कि वर्ल्ड अफेयर्स एक चैनल है पाथफाइंडर इस तरीके से कई सारे डिजिटल मीडिया पे चैनल्स हैं जो कि यूजफुल कंटेंट डालते हैं तो उनसे क्या होता है कि हम अपनी प्रिपरेशन को डायनेमिक रख पाते हैं। साथ ही साथ सर जैसे प्रीलिम्स के लिए मैं कहूँगा कि ये सारे पार्ट्स के साथ ही साथ टेस्ट सीरीज लिखना आई वुड से कि बहुत एसेंशियल है। अगर आप सेक्शनल्स नहीं लिख पा रहे हैं तो आप फुल लेंथ लिख पाए। जैसे कि मैं लास्ट ईयर भी नहीं लिख पाया था सेक्शनल्स क्योंकि इट वाज अ वेरी लेस टाइम इंटरव्यूज के और प्रीलिम्स के बीच में 1 महीने का टाइम था और इस बार तो प्रैक्टिकली 1 हफ्ते का टाइम था। तो आई जस्ट व्हाट आई मेड श्योर वाज कि मैं जो है
मैं एटलीस्ट फुल लेंथ टेस्ट लगा के जाऊंगा, बिकॉज दैट विल गिव यू एन एप्टीट्यूड कि किस तरीके से मुझे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है. सो इवन दो इफ यू आर नॉट नोइंग अ लॉट ऑफ ऑप्शंस और नॉट नोइंग इवन द क्वेश्चन, देन ऑल्सो आपकी जो नॉलेज बेस इतनी वाइड हो जाएगी कि आप उसमें से एलिमिनेट कर पाएंगे 2 या 3 ऑप्शन, और वो एलिमिनेशन आपको बहुत यूजफुल रहेगा. द मोर यू ब्लीड इन प्रैक्टिस द लेस यू विल ब्लीड इन वॉर. सो प्रैक्टिस एंड रिवीजन. और सर जैसे प्रीलिम्स में मेरा एक तरीका था कि मैं कोशिश करता था कि जो भी कंटेंट मैंने पढ़ा है वही कंटेंट मैं पढ़ूंगा जिसको मैं 3 बार देख सकूं. अगर कोई ऐसा कंटेंट मैं उठाऊंगा ही नहीं जिसको मैं 3 बार से कम देख पाऊं, क्योंकि प्रैक्टिकली फिर आप उसको रिकॉल नहीं कर पाएंगे एग्जाम में, और वो आपका जो टाइम वेस्ट ही होगा एक तरीके से. तो सर मैं मतलब ये नहीं कहता, बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि उन्होंने एक बार देखा, फोटोग्राफिक मेमोरी है, दे कैन रिकॉल, बट फॉर मी व्हाट वर्क वाज कि मैं एक बार फर्स्ट टाइम किसी चीज को पढ़ा, एक बार और देखा और एक बार और देखा, देन इट वर्क फॉर मी कि हाँ भाई अब मैं कंफर्टेबली वहां पे फिल्म्स में ऑप्शन मार्क कर पाऊंगा. देन सर स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर फॉर द स्टूडेंट्स कि भाई सीसैट को हल्के में बिल्कुल मत लेना. मैंने देखा है सर, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जिनका जीएस में बहुत अच्छा स्कोर रहा, बट ड्यू टू सीसैट इट वाज सो सैड कि सीसैट में नहीं हुआ. और तब सर जो दुख का जो लेवल होता है वो एक दूसरे लेवल पे चला जाता है कि जब जीएस में आप 100 प्लस 110 प्लस जा रहे हैं और सीसैट में आपके मार्क्स नहीं आए. तो बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर है कि आप सीसैट के हर स्टूडेंट जो है आप टेस्ट लगा के जाएं, मिनिमम 4 से 5 आप प्रीवियस ईयर टेस्ट लगा सकते हैं, आप कहीं और से टेस्ट ले सकते हैं, टेस्ट लगाएं, फॉर्मूला रिवाइज करें और सीसैट को बिल्कुल भी हल्के में ना लें. देन सर मूविंग ऑन टू मेंस. अब सर जैसे मेंस में मतलब गेम स्विच हो गया. पहले तो हमें फील्ड पहचाननी है कि है क्या. पहले ऑब्जेक्टिव और एलिमिनेशन था, अब हमारी सब्जेक्टिव की फील्ड है जहाँ पे सर फिजिकली भी टायरिंग है और मेंटली भी टायरिंग वो होता जाता है, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस और बहुत सारे पेपर हैं, 3-3 घंटे लिखना है. तो जैसे मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था तो इट वॉज अ ह्यूज चैलेंज कि हाँ कैसे उस पेपर को खत्म किया जाए. सर मतलब इतने सारे चैलेंजेस आते हैं स्टूडेंट्स के पास कि भाई आंसर लिखना कैसे है, फिर उसको कंपाइल कैसे करना है, टाइम लिमिट में मैनेज करना है, क्वालिटी भी मेंटेन करनी है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं. सो व्हाट यू कैन स्टार्ट विद इज कि आप आंसर राइटिंग अगर आपने बिल्कुल नई प्रिपरेशन स्टार्ट करी है फ्रॉम द स्क्रैच, तो आपने जैसे प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो 3 से 4 महीने में आपको प्रीलिम्स और जीएस के बेसिक्स आ जाएंगे. उसके बाद आप डेली आंसर राइटिंग पे कई सारे चैनल्स पे डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो रही होती है, आप उस चैनल्स पे जाके डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं. डेली 1-2 आंसर लिखें और पहले क्वालिटी पे उतनी फोकस की मतलब टाइम में फोकस करने की बजाय क्वालिटी पे फोकस रखें कि मैं अच्छा आंसर लिखने की कोशिश करूं. फिर धीरे धीरे करके वो स्पीड आपकी बढ़ती जाएगी और आपको अंदाजा लगता जाएगा कि किस तरीके से मैनेज करना है. और आफ्टर प्रीलिम्स ये काम आप प्रीलिम्स के 1 महीने पहले तक कर सकते हैं. और आफ्टर प्रीलिम्स यू कैन स्विच ओवर टू मेंस. और मेंस में अब सर आंसर राइटिंग मतलब मैं ये कहूंगा कि नॉलेज का 50% रोल है अकॉर्डिंग टू मी, एंड प्रैक्टिस और आंसर लिखने का एक 50% रोल है. क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आपके पास नॉलेज सफिशिएंट उतनी नहीं है, लेकिन आप उसको प्रेजेंट कैसे करना है, बिकॉज एग्जामिनर डजंट नो योर फेस, ही विल नो यू बाय योर कॉपी. तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आप अपने जो वर्ड्स हैं उसमें क्वालिटी नहीं ला पा रहे हैं तो आप और तरीके से विजुअल एस्पेक्ट से क्वालिटी लाएं, जैसे कि डायग्राम्स बनाएं अच्छे, जैसे कि जो भी आपकी नॉलेज है उसको पिक्टोग्राफिक तरीके से रिप्रेजेंट करें. आई रिमेम्बर सर मैं मतलब मेंस में जहां पे भी मौका मिलता था मैं पूरी कोशिश करता था कि मैं डायग्राम बनाऊं. एंड मैं ये नहीं कहता कि ये भी मैग्ना कार्टा है. देखिए हर इंसान के साथ लाइक एवरेस्ट पे चढ़ने के हजारों रास्ते हैं, कहीं से भी चढ़ा जा सकता है, बट दिस इज व्हाट आई डिड कि भाई जहां पे भी मौका मिलेगा आई विल ड्रॉ डायग्राम. ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखा, डायग्राम बनाना ही है. तो इन्वायरमेंट का क्वेश्चन देखा, कोशिश करूंगा कि डायग्राम बना दूंगा. तो सर इस तरीके से. और ये सर सारा चीज सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा. ये इसमें आपको मेंस की टेस्ट सीरीज आप पर्सनल अपने घर पे लाके लगा सकते हैं, आप किसी कोचिंग सेंटर से जाके लगा सकते हैं, आप कहीं से भी लगाएं. बट द थिंग इज कि आपको फॉलो करना है और करना है उसको रिगरसली. उस प्रोसेस से भागा नहीं जा सकता. और पहले आप कोशिश करें कि क्वालिटी मेंटेन करें और धीरे धीरे उसको पुश करते करते टाइम स्पैन के अंदर लाने की कोशिश करें. तो सर जैसे मेरा एक स्टैंडर्ड तरीका था कि जो 10 मार्कर्स हैं उसको 6 मिनट्स दूंगा, और जो 15 मार्कर्स हैं और ज्यादा मार्कर्स हैं उनको मैं 15 मिनट्स ऑलमोस्ट नहीं सॉरी 10 मिनट्स देने की कोशिश करूंगा. 6 and 10 सर ये रेशियो आइडियली लेके चलता था, लेकिन ऑफ कोर्स ये मेंटेन करना टफ होता है, कभी थोड़ा प्लस कभी थोड़ा माइनस. लेकिन बाय दिस रेशियो आई वाज एबल टू कंप्लीट माय पेपर इवन इन सम एग्जाम्स बिफोर 5 मिनट्स एज वेल. सो अगर ये स्ट्रेटेजी किसी को काम आ जाए देन इट वुड बी वेरी हेल्पफुल. एंड रिवीजन मेंस के लिए सर जैसे मैंने कहा था कि प्रीलिम्स के लिए 3 टाइम्स. फॉर मेंस व्हाट वर्क फॉर मी मैं पुश करता था, कोशिश करता था कि उस नंबर को 3 से खींचते हुए 4 और 5 तक लेके जाऊं. क्योंकि मेंस में सर क्वालिटी तभी आएगी जब रिविजन्स बहुत ज्यादा होंगे, और रिविजन्स जब बहुत ज्यादा होंगे तो सर मतलब बिकॉज इन मेंस यू डोंट हैव द टाइम टू थिंक. इट्स
runs so fast that if you मतलब अगर आपने अपने सबकॉन्शियस को सोचने में लगा दिया वहां पे, तो एक क्वेश्चन तो निकल जाएगा आपका। तो आपकी प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको रिवीजन नंबर ऑफ रखनी चाहिए। जैसे नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन आया तो आपके सामने विकिपीडिया की तरह आपका खुल जाना चाहिए नोट्स कि मैं नेक्स्ट स्लाइड पे अगर क्वेश्चन है तो मैं ये करूंगा, ये कमेटी, ये डायग्राम, ऐसे ऐसे, ये इंट्रो, ये बॉडी, ये डेटा मेंशन करूंगा, ये होम मिनिस्ट्री मेंशन करूंगा। इसी तरीके से कोई भी टॉपिक आया, हेल्थ आ गया, एजुकेशन आ गया, आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपके सामने पूरा खुल जाना चाहिए। और वो तभी सर पॉसिबल हो पाएगा, मतलब इट्स इजियर सेड देन डन, बिकॉज मुझे भी बहुत डिफिकल्टी हुई थी इसमें। और वो जो नंबर ऑफ रिविजन थे उन्होंने बहुत हेल्प किया। लास्ट टाइम सर मुझे ये रियलाइज हो गया था, तो इस टाइम मैंने क्या किया कि सर उनको और ज्यादा जो जहां से मैं स्टैंडर्ड, और फिर जैसे सर प्रिपरेशन के लिए आप किसी भी सोर्सेस से जो भी मेन से कंपाइलेशन होते हैं वो किसी भी सेंटर से आप पिकअप कर सकते हैं। फिर जैसे प्रीलिम्स में किया था सर उसी तरह मेंस में किसी भी दो प्लेसेस से आप अपने मटेरियल को कंपाइल करें। एक का आप टेस्ट सीरीज कर सकते हैं और दूसरे से आप मटेरियल पढ़ सकते हैं। तो इससे फिर एक बार आपका एक बहुत ही वाइड कवरेज बनेगा। तो सर लास्ट टाइम तो मेरे पास इतना टाइम करने का नहीं मिल पाया था, बट दिस टाइम आई हैड द एडवांटेज ऑफ टाइम, सो आई ट्राइड कि ये सारी चीजें मैं इनकलकेट कर पाऊँ। और वो करने की वजह से तो जो सॉल्व टेस्ट पेपर्स हैं उनके रिविजन और जो मटेरियल है उनके रिविजन और उनका फिर फाइनली सर मैंने एक बहुत क्रिस्प कंपाइलेशंस भी बना लिए थे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्रॉडली हेड्स में डिवाइड करूं, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, तो सर इनके जो भी स्टैंडर्ड मटेरियल्स हैं उनसे मैंने जो भी कीवर्ड्स हो गए, जो भी डेटा हो गए, जो भी फैक्ट्स हो गए, जो भी कमिटी हो गई, उनको सर उनके फ्रंट पेज पे या एक A4 शीट पे लिख लिया और उनको स्टेपल करके रख लिया। एंड व्हाट आई डिड वाज फॉर द मेन सर सब कुछ आपको प्लान करके जाना है। आई वुड से कि वहां के लिए नहीं छोड़ना है, बिकॉज वहां के लिए अगर आपने प्लानिंग छोड़ी तो आपका वहां पे क्वेश्चन में या तो क्वालिटी गिरेगी या तो क्वेश्चन छूटेगा। तो मतलब आई प्लान्ड कि भाई इंट्रो कैसा होना चाहिए कि अगर ब्रॉडली क्लासिफाई करें पेपर 1 में क्या जो टॉपिक्स होते हैं हमारे हिस्ट्री के, तो जैसे कि मैं अगर हिस्ट्री पे कोई क्वेश्चन होगा तो मैं अगर कोई टॉपिक पूछा जा रहा है कि फॉर एग्जाम्पल अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे बात हो रही है, तो मैं इंट्रोडक्शन इस बात से दूंगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तक हम आए कैसे, किन कंडीशन की वजह से एनसीएम शुरू हुआ। फिर मैं बॉडी में जो भी चीज पूछी गई है हेडिंग्स में वो लिखूंगा। फिर कंक्लूजन में मैं बताऊंगा कि उसका हमारे आज की सोसाइटी पे क्या फर्क है। सिमिलरली सर जैसे ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी के लिए एक था कि मैं डेफिनेशन से स्टार्ट करूंगा और एंड करूंगा कि आज का उस चीज पे क्या इम्पैक्ट दिखता है। फिर जैसे सर पॉलिटी का है, तो आई मेक श्योर कि मतलब मैंने इतना डेटा सफिशिएंट अपने दिमाग में रखा हुआ है कि अगर हेल्थ पे क्वेश्चन आए तो मेरे पास ये डेटा है कि मैं डेटा से स्टार्ट करूँ क्वेश्चन, मैं अपने पॉइंट लिखूं, बीच में कहीं पे डेटा फैक्ट स्प्रिंकल करता जाऊं और लास्ट में मैं कोई कमेटी मेंशन कर सकूं या मैं कोई नीति आयोग की रिपोर्ट मेंशन कर सकूं, मैं कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मेंशन करूंगा। तो ये जो चीजें, जैसे कुछ चीजें होती है जैसे पॉलिटी में है, जैसे नीति आयोग की रिपोर्ट्स हो गई, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हो गए, ये हमें बहुत सारे अपने दिमाग में अगर हम अच्छे से रखे रहेंगे सजा के एकदम, तो जहां पे यूज आए उसको थ्रो करते रहना है हमें। ये तो काफी ना जो एक्सटेंसिव हार्ड वर्क ओरिएंटेड प्रोसेस बना रही है, बिल्कुल बहुत सही है कि जो कि जैसे बहुत बार कट शॉर्ट वाला तरीका कोई बता देते हैं। yes, तो ये तो बहुत प्रोसेस पूरा प्रोसेस है, राइट? यस सर। तो इसी तरह से मैंने सर हर एक पेपर के हर एक जो सबसेट्स हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, किस तरीके से इसमें इंट्रो दूंगा और किस तरीके से कंक्लूजन दूंगा, सर ये मैंने बैठ के प्लान किया था ठीक से कि मतलब कि अप्रोक्सीमेटली मैं किस तरीके से चीजें करूंगा कि वहां पे ना सोचना पड़े। यही काम सर मैंने एथिक्स के लिए भी किया था, यही काम ऐसे के लिए भी किया था कि एक फ्रेमवर्क बना के जाऊं कि वहां पे बहुत ज्यादा ना सोचना पड़े। तो ये सर ओवरऑल काफी हेल्पफुल रहा कि आपने एक फ्रेमवर्क बना लिया, क्योंकि लास्ट ईयर में सर मैं ये सर कितने घंटे पढ़ाई करते थे दिन में? फिर आप ऐसे 8-10 घंटे लग जाते? सर जैसे मैं अपना पर्सनली कहूँ तो 8 घंटे से 10 घंटे मैं कोशिश करता था कि डबल डिजिट्स में ले जाऊं। बट सर जैसे लास्ट ईयर तक थे तब तक तो सर कोई ट्रेनिंग नहीं थी, तो कोशिश करते थे कि 10 घंटे ले जाएं। अभी सर ड्यूरिंग द ट्रेनिंग हार्डली 3 hours इफ आई वुड गेट क्वालिटी टाइम। आई ट्राइड कि कैसे भी टाइम निकाल के एफर्ट करें। और बट फॉर द स्टूडेंट्स आई वुड से कि मतलब जैसे टाइम फ्रेम कई बार हमें बहुत बड़े टाइम फ्रेम्स मिल जाते हैं कि भाई 15 घंटा 20 घंटा पढ़ना है ये वो। सर मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी टाइम। कई बार हम बुक खोल के बैठे रहते हैं और ये मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है कि मैं बुक खोल के बैठा हूँ बट मेरा ध्यान कहीं और ही है। तो इफेक्टिवली आई एम सिटिंग ऑन माई टेबल चेयर फॉर 10 hours बट आई स्टडीड फॉर 1 hour। तो क्वालिटी टाइम मैटर करता है, तो आप क्वालिटी टाइम निकालें। अगर आप क्वालिटी टाइम 5, 6, 7, 8 घंटा निकाल सकते हैं तो वो बहुत एसेंशियल है। साथ ही साथ कंसिस्टेंसी, मैं सर कंसिस्टेंसी बहुत इसीलिए फोकस करता हूँ क्योंकि सर हम लोग 365 दिन हैं, 365 दिन में अगर हम 300 दिन भी 8 घंटे की क्वालिटी मेंटेन कर पाए, आई वुड से कि दैट वुड वर्क वेरी वेल।
ओके rather than हम एक दिन 15-16 घंटे खींचे, हम महीने भर उसी तरीके से हमने अपने आप को सस्टेन किया 15-16 घंटा, लेकिन हम उसके बाद नहीं कर पाएंगे सर. इट्स नॉट नेचुरल फॉर अ पर्सन. Right. सो ये लंबी जर्नी है, इतने लंबे में आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है. सर जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, सर मैंने जो कॉलेज टाइम्स में ही मैंने 3 सेमेस्टर्स में कोर्सेज लिए थे सोशियोलॉजी के, तो वहाँ से सर इंटरेस्ट बिल्डअप हो गया था. देन इन दिल्ली आई टुक वन ऑफ द कोचिंग सेंटर्स एंड देयर आई डिड अ प्रोग्राम ऑन सोशियोलॉजी, जिसमें मैंने बेसिक्स बिल्ड करे, जो कि ट्रायम्फ IAS अंडर विकास रंजन सर गाइडेंस. तो वहाँ से सर मैंने बेसिक्स अपने बिल्ड किए. एंड आफ्टर दैट सर मैंने जो हमारे इग्नू के नोट्स होते हैं उनमें जो थिंकर्स वाला पार्ट होता है स्पेसिफिकली उनको पढ़ा. एंड देन तो शरांशु शर्मा सर के नोट्स, ही वाज 2014 बैच टॉपर इन सोशियोलॉजी, एंड उनके सर मार्केट में नोट्स अवेलेबल हैं. एंड दैट रियली हेल्प मी अ लॉट इन द इनिशियल फेजेस ऑफ माय प्रिपरेशन. वहाँ से मैंने बिल्डअप करना शुरू किया और अपने जो नोट्स थे, जो क्लास नोट्स बनाए थे, तो शरांशु शर्मा सर के नोट्स थे, उनको सबको कंपाइल किया. देन आफ्टरवर्ड सर मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ और मैंने जो हमारी टेस्ट सीरीज हमारी वीडियो सीरीज सोशियोलॉजी पे सर पढ़ी हुई है, बहुत ही हेल्पफुल है. वो फ्री सीरीज यूट्यूब पे अवेलेबल थी. मैंने बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब आप बुक से नहीं पढ़ पा रहे होते हो, आपको मीडियम स्विच करना होता है क्योंकि वो एक लथार्जी होने लगती है. तो मैंने सोचा कि चलो मैं वीडियो देखना शुरू करता हूँ, एंड दैट वाज सो इंटरेस्टिंग. वो सर आपने ही वो लेक्चर्स लिए थे एंड दोज लेक्चर्स वर सो एक्साइटिंग फॉर मी कि मैंने वो लेक्चर्स भी देख डाले और उनमें से भी नोट्स निकाल के एग्जाम्पल्स जो आप बताते थे वो एग्जाम्पल्स मैंने अपने एक नोट्स में कंपाइल करते करते बनाता गया. और इसी तरीके से सर जैसे बाद में टेस्ट सीरीज वगैरह भी करी, तो वहाँ से भी जो बेस्ट पार्ट थे उनको कंपाइल करके फाइनली मैंने अपने नोट्स जॉट डाउन कर लिए. जो तो शरांशु शर्मा सर की नोट्स हैं, उन्हीं में सर मैंने पेजेस अटैच करके ऊपर जगह पे नीचे जगह पे कहीं ना कहीं स्पेसेस में मैंने वो सारे नोट्स एग्जाम्पल जो कुछ मुझे जहाँ से भी मिला, जैसे कि एसेंशियल्स ऑफ सोशियोलॉजी बुक है, उसमें से भी सर जो डायग्राम्स हैं उनमें वहाँ पे डायग्राम्स बहुत अच्छे से मेंशन है. तो होता क्या है कि सोशियोलॉजी में आई हैव बिलीव दैट कई बार बहुत मोनोटोनी होने लगती है हमारे, तो वो डायग्राम्स उस मोनोटोनी को ब्रेक करने में हेल्पफुल रहते हैं. तो मैंने वहां से वो पिक किया. मतलब देयर वाज नथिंग लाइक कि ये यही ही करना है, हमें जहां से बेस्ट कंटेंट मुझे लग रहा है मैं उसको पिकअप करके कंपाइल करता गया. फिर जैसे हम लोगों ने मैंने स्लीपी के साथ सोशो का सीरीज भी ली थी, तो वहां से भी सर जो कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स थे, ये कंटेम्प्रेरी थ्योरीज थी, कंटेम्प्रेरी थिंकर्स थे, वो सारे वी हैड अ डिस्कशन अबाउट दैट टू सर, है ना. और वो सारे मैंने पिकअप करके, बिकॉज दैट इट वाज आवर लास्ट टाइम, सो वो सारे मैंने जल्दी से पिकअप करके अपने नोट्स में ऐड कर लिए. और वो सारी चीजें मैंने फाइनली सर उन नोट्स से फिर अपने शॉर्ट नोट्स बनाए, जो कि बहुत क्रिस्प शॉर्ट नोट्स बनाए थे, बिकॉज जो कंपाइल्ड नोट्स थे सर दे वर अराउंड लाइक पेपर 1 अराउंड 300 पेजेस, पेपर 2 अराउंड 300 पेजेस. फिर उसके बाद मैंने उसको और क्रिस्प करके शॉर्ट कर दिया, और देन इट केम टू अराउंड 80-90 पेजेस फॉर पेपर 1 एंड अराउंड 50-60 पेजेस फॉर पेपर 2. दैट्स इट. जैसे सर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, सो देयर वाज अ ड्रीम, एंड दैट ड्रीम kept a hold on my mind. और वो ड्रीम सर वो लगातार कंटिन्यूड था, इवन दो सर लास्ट ईयर UPPSC में सिलेक्शन हुआ एंड आई गॉट द पोजीशन ऑफ डिप्टी कलेक्टर एंड आई एम करंटली अंडर ट्रेनिंग एज वेल. बट सर वो ड्रीम जो था दिमाग में वो स्टक था लगातार, और वो चीज़ सर लगातार आगे पुश करने के लिए मुझे मतलब एक तरीके से मोटिवेशन प्रोवाइड करती रही. दैट ओके, आई हैव अचीव्ड अ गुड प्लेटफॉर्म, बट आई हैव स्टार्टेड फॉर समथिंग, सो आई विल स्ट्राइव दैट आई टेंड टू अचीव दैट, एंड दैट इज अ गोल दैट जो मैंने अपने लिए सेट किया था. तो सारा मोटिवेशन इसी बात से था कि अगर मैं किसी चीज़ के लिए चला हूँ तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं वहां तक पहुंचूं, और अगर नहीं भी पहुंच पा रहा हूं तो जब तक कोशिश कर सकता हूं तब तक कोशिश करूंगा. तो यही सर मोटिवेशन रहा था. सर ड्यूरिंग माय इंजीनियरिंग इटसेल्फ सर मेरा इंटरेस्ट सोशो की तरफ सर होने लगा था. हमारे यहाँ सर जैसे IIT में सर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस के कुछ सब्जेक्ट हमें लेने ही होते हैं, क्रेडिट कोर्सेस. तो उनमें सर मैंने इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट लिया अपने थर्ड ईयर्स में, एंड उसके बाद सर मेरा इंटरेस्ट डेवलप होता गया ग्रेजुअली. और फिर मैं जैसे सोशियोलॉजी में हम फील्ड विजिट्स के बारे में पढ़ते हैं और भी विजिट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो सर वो मुझे एक्चुअल एक्सपीरियंस हुआ. और जब मैंने फील्ड एक्सपीरियंस किया देन माय इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट ग्रू अ लॉट. फिर मैंने कंटिन्यूअसली सर 3 सेमेस्टर्स तक सब्जेक्ट लिया. और ये सर तो वहाँ से सर सोशो की तरफ मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया था. तो व्हेन देयर वाज अ डिसीजन दैट फाइनली ओके आई हैव टू परस्यू सिविल सर्विसेज एट दिस नाउ,
तो इमीडिएटली सर मेरा झुकाव सिविल सर्विस में सोशियो की तरफ ही चला गया।